गुड इवनिंग बच्चों। ज्योति, ध्रुव, रिधिमा, रचित, बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? यस सर। यस। खुशी पटनायक। यस सर। हमने देखिए लास्ट क्लास के अंदर बैलेंस शीट हमने कर ली थी। आपको पता है आपकी 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, नंबर 3 नोट्स टू अकाउंट्स और नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो होता है वो शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसमें हमने बैलेंस शीट आपको पूरी याद करवा दी। आज बारी आई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की, जिसका हमारा शेड्यूल है शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसका जो प्रेस्क्राइब परफॉर्मा बनाया गया वो शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग बनाया गया। राइट दक्षिता? यस सर। अब सबकी किताबों में ये फॉर्मेट बना हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और हम इसको दूसरा क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। और ये ऐसे ही बनाई जाएगी। ये देखिए, पर्टिकुलर नोट्स टू अकाउंट, फिगर ऑफ द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं तो फर्स्ट पे क्या आएगा, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन एंड अदर इनकम। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन एंड अदर इनकम, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। और ये आपकी क्या बन जाएगी, टोटल इनकम। अब प्रॉब्लम आई यहां पर एक्सपेंस। अब ये जो एक्सपेंस की मुझे सीरीज दी हुई है, ये जो सीरीज दी हुई है बच्चों, ये मुझे सीरीज ऐसे याद, जो ये सीक्वेंस नंबर दे रखे हैं ये मुझे ऐसे ही याद करने हैं जैसे दे रखे हैं। यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पहले आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बाद में आएगा, चेंज इन इन्वेंट्री बाद में आएगा, जैसे हमारा बैलेंस शीट में आता था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम इज टोटल ऑफ टोटल रेवेन्यू। अब इस एक्सपेंस को आपने कैसे याद करना है? एक्सपेंस को याद करने के लिए एक गाना याद करेंगे आप। छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। वीआईएस वालों ने तो कर लिया होगा ये। यस सर। यस सर। रिधिमा यस सर। कर लिया? रिधिमा गोयल, यस सर। काम्या। छत पर Yes. चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। द फर्स्ट सी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सी हो गया। पी फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एंड नेक्स्ट सी फॉर चेंज इन इन्वेंट्री। ई फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट expenses, F for finance cost, and D for depreciation and amortization expenses, and O for every time other expense। मयंक अग्रवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। द सी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, P stand for purchase of stock in trade, change in inventory, employee benefit expenses, finance cost and depreciation and amortization expenses and other expenses। ये आपका टोटल एक्सपेंस आ गया, ये आपका टोटल एक्सपेंस आ गया। सचिन आनंद, यस और नो? यस सर। छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। अनन्या समझ आ गया बेटा? ये आइए, ये आपके देखिए क्या आ गए अर्नेश, ये आपके टोटल एक्सपेंस आ गए।
अब आप रिवेन्यू में से अगर एक्सपेंस घटाओगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर, क्योंकि हमने एक्सपेंस में टैक्स को नहीं लिया। और अगर आपकी टैक्स इसके बाद लेस इनकम, अंडरलाइन द वर्ड लेस टैक्स। टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे। अगर आपकी आमदनी, अगर आपका लॉस आ गया तो टैक्स जीरो होगा, क्योंकि टैक्स जो लगता है वो इनकम पे लगता है, लॉस पे टैक्स नहीं लगता। तो आप टैक्स लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि क्या रेट है, उसके बाद वो आपका क्या आ जाएगा? इसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमने रेशियो में भी किया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? रचित, यस और नो? यस। अब इसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट है उसे क्वेश्चन आया। अब देखिए, आज मैं इंटर रिलेटेड करता हूं। यहां वर्ड मैंने क्या कहा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू ऑपरेशन मींस अभी हमने 2 मिनट पहले कैश फ्लो में डिस्कस किया, द रिवेन्यू जनरेट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आज मैं क्यों करा रहा हूं? आज वो इंटर रिलेटेड हो गया कि नहीं हो गया रचित? यस। रिधिमा गोयल, सचिन आनंद, ध्रुव पांड्यान, ज्योति शर्मा, Yes, sir. ये समझ Yes. आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां पर एक खास बात आती है 12th लेवल पर, सेल ऑफ स्क्रैप। मान लीजिए मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लीजिए मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं स्टील का मैन्युफैक्चरर हूं। तो स्टील के अंदर स्क्रैप निकलती नहीं निकलती? और मेरी तो एक्चुअल में भी नरेला में फैक्ट्री और मैं स्टील का ही काम करता था। तो मैं को पढ़ाने से पहले मेरी फैक्ट्री थी जिसमें मैं जॉब वर्क करता था, तो मुझे जॉब वर्क रिसीट मिलता था। और जो मैं लोहे को छीलता था तो वो जो स्क्रैप है वो भी तो कबाड़ में बिकती थी, सेल ऑफ स्क्रैप। तो आपका 12th लेवल पे क्वेश्चन आएगा कि सेल ऑफ स्क्रैप क्या माना जाएगा? रिवेन्यू ऑपरेशन माना जाएगा या अदर इनकम मानी जाएगी? तो आपको ध्यान रखना है, जब आप सीए पढ़ेंगे तो वहां पर आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जब आप सीए फाउंडेशन या सीए के पेपर करेंगे, वहां पर जब आप कैश फ्लो यह बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो वहां पर सेल ऑफ स्क्रैप कहीं पर आपकी रिवेन्यू ऑपरेशन में आएगी, कहीं आपकी अदर इनकम में आएगी, सब्जेक्ट टू द नेचर ऑफ बिजनेस। बट अभी 12th लेवल पे आपको सेल ऑफ स्क्रैप को क्या मानना है? दैट इज रिवेन्यू ऑपरेशन। अब आपका इसके ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि एक कंपनी का अकाउंटेंट है, उसने सेल ऑफ स्क्रैप को अदर इनकम में ट्रीट कर रखा है, क्या वो अकाउंटेंट ठीक है? आंसर इज नो। सेल ऑफ स्क्रैप इज कवर्ड अंडर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो एक तो ये आता है। अदर इनकम जैसे आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो मेन आपको ये देखिए, मैं आपको रिवेन्यू ऑपरेशन की बात सिखा रहा हूं। यहां पर जो मेन बात है ये देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी अदर देन फाइनेंस कंपनी। मैं फाइनेंस कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हें बताया, फाइनेंस कंपनी की बात नहीं कर रहा। अब ये बताओ रिद्धि, अगर मैं फाइनेंस कंपनी, यहाँ पे वर्ड लिखा है, अगर मैं उस दिन कराता तो आप कंफ्यूज हो जाते, यार ये फाइनेंस और नॉन फाइनेंस का वर्ड कहां से आ गया? हाँ जी रचित अरोड़ा जी, कोऑर्डिनेशन देख रहे हो बेटा? यस सर। फिर वहां मेरे से आप पूछते सर ये फाइनेंस कंपनी क्या भला आ गई अदर देन फाइनेंस कंपनी? तो इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी अदर देन फाइनेंस कंपनी, रिवेन्यू ऑपरेशन शैल डिस्क्लोज सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ सर्विसेज। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी सेल ऑफ सर्विस करी, एक वकील ने अपनी सेल ऑफ सर्विस करी, सतीश अकाउंट क्लास ने सेल ऑफ सर्विस करी, आर्ट ऑफ लर्निंग ने सेल ऑफ सर्विस करी। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो प्रोडक्ट बेच रही है, तो इस कवर्ड अंडर रिवेन्यू ऑपरेशन। और दूसरी बात है आपकी सेल ऑफ स्क्रैप की। तो आप ये देखिए, आपको यहां पे बताऊंगा, कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा, चलो मैंने बता दिया आपको, सेल ऑफ स्क्रैप इज कवर्ड अंडर, ये रहा, देखो ये रहा, मैं खाली इसकी बात कर रहा हूं, सेल्स, अंडरलाइन द वर्ड सेल ऑफ स्क्रैप। अभी मैं इतनी बात कर रहा हूं, मैं फाइनेंस कंपनी की बात अभी नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने कैश फ्लो में भी आपको फाइनेंस कंपनी के बारे में नहीं बताया। तो आपको याद रखना कि मैं नॉन फाइनेंस कंपनी की बात कर रहा हूं रिधिमा, तो वहां पर जो आपने सेल ऑफ प्रोडक्ट करा वो आपका रेवेन्यू ऑपरेशन है, आपने जो सर्विसेज दी वो आपका रेवेन्यू ऑपरेशन है, उसके साथ अंडरलाइन द वर्ड सेल ऑफ स्क्रैप। अब इसके अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनर पूछता है
वो इसके ऊपर है बेस्ड बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कॉस्ट, छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर है, तो एफ फॉर फाइनेंस कॉस्ट था। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है जो कंपनी जब पैसा बोरो करती है, पैसा बोरो करती है। जैसे कि आपने डिवेंचर पढ़ लिया, कंपनी डिवेंचर इज अ रिटर्न डेट एक्नॉलेजमेंट, राइट रचित, राइट ज्योति, रिधिमा नेगी। Yes, sir. Yes, sir. डिवेंचर क्या था आपका? रिटर्न डेट एक्नॉलेजमेंट था। तो डिवेंचर इशू करने में आपकी कॉस्ट लगी, दैट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, दैट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज कवर्ड अंडर फाइनेंस कॉस्ट। इवन आपने जो इस पे डिवेंचर का इंटरेस्ट पे किया इज आल्सो कवर्ड अंडर फाइनेंस कॉस्ट, इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। रचित, थीम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. इवन आपने मान लो जी कोई कार ली अर्नेश और उसके फाइल चार्जेस दे दिए, डेट इज कवर्ड अंडर फाइनेंस कॉस्ट। पर जो नॉर्मल आपके बैंक चार्जेस लगते हैं, जैसे आपने चेक बुक इशू कराई, आपने बैंक स्टेटमेंट ली, वो जो आपके बैंक चार्जेस लगते हैं इज नॉट कवर्ड अंडर फाइनेंस कॉस्ट बिकॉज इट्स नॉट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। रिधिमा नेगी, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. तो आपसे एग्जामिनर सवाल पूछता है कि एक अकाउंटेंट ने बैंक चार्जेस को फाइनेंस कॉस्ट में कवर कर दिया, क्या वो सही है? और अगर सही नहीं है तो उसे कहां दिखाना चाहिए था? तो बैंक चार्जेस इज नॉट कवर्ड अंडर फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि इसका कोई अपना सेपरेट हेड नहीं है। रचित, रिधिमा, ज्योति, ध्रुव, सचिन, Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. Yes. यही ज्यादातर जो सवाल एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, अदर बोरिंग कॉस्ट एप्लीकेबल फॉर नेट गेन और लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसलेशन, ये आपको बेटा इतना पेपर में आता नहीं है। आपको मेन याद रखना है कि बैंक चार्जेस इज नॉट कवर्ड अंडर फाइनेंस कॉस्ट, इट्स कवर्ड अंडर अदर एक्सपेंसेस। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, और खुदा किसका है? अदर्स वालों का सबका खुदा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही रिधिमा? Yes. तो Yes, अब मैं अगर आपको थोड़ा सा रिवीजन कराऊं, नहीं रिवीजन क्या कराऊं, 10 मिनट रह गए, पर हाँ आपको बैलेंस शीट परसों आपका टेस्ट है, तो जरा एक छोटा सा पहेलियां वाला काम कर लेते हैं। मेरे से सवाल मैं आपसे जो पूछूंगा उसका आंसर देंगे निपुण तलवार जी। हाँ, मुझे इसकी लोकेशन बतानी है, सब हेड और मेन हेड बताना है। मैं हाँ वही पूछ रहा हूं, मैं पहले वही लिख रहा था सर। मैं बैंक ओवरड्राफ्ट, मेन हेड और सब हेड। करंट लायबिलिटी, ये तो आ गया करंट लायबिलिटी। घर का एड्रेस क्या है? रिद्धि, शॉर्ट टर्म बोरिंग, वेरी गुड। अब जो एग्जामिनर की बड़ी पसंदीदा आइटम है निपुण तलवार, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत ही हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ये, कॉल्स इन एडवांस। थप्पड़ मार ले अपने मुंह पे भाई, पहले मेन गली बताना। करंट लायबिलिटी, बंसल साहब ने बोला करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी, वेरी गुड। इसमें अदर करंट लायबिलिटी में मुझे कोई 2 आइटमें और बता दो। मुझे तो 2 ही चाहिए। प्रीपेड एक्सपेंस चाटा मार मेहता गाल पे अपने, वो तो अदर करंट एसेट्स है। मैं करंट लायबिलिटी पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कैटरीना के बारे में, तू हेमा मालिनी के बारे में बता रहा है। अदर करंट लायबिलिटी मैंने आपको ये बोला था कि अदर चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो, अदर करंट एसेट्स हो, अदर नॉन करंट एसेट्स हो, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो, अदर्स के ऊपर तो एग्जामिनर जी भर के सवाल पूछता है। इंटरेस्ट बट नॉट एक्रूड, नहीं वो तो रट्टा मार लिया, इसको नहीं पता होगा। मैं सिंपल, बंसल साहब सिंपल कहता हूं, जैसे आपने कॉल इन एडवांस कहा तो ऐसे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी तो होगा।
और क्या होगा, और भी क्या होगा, दो एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। अनपेड डिविडेंड, अनपेड बोला था ना, ये सवाल में आता है। हाँ, इज अ पार्ट ऑफ मेन हेड, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, अनपेड डिविडेंड करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी। हाँ जी रिधिमा गोयल, आपसे मैंने पूछना बेटा, लूज टूल्स, मेन हेड और सब हेड सर नॉन करंट, है। नहीं एक सेकेंड, नहीं सॉरी, एक मिनट, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, किसमें? करंट एसेट्स वेरी में गुड, इन्वेंट्री, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, वेरी गुड। और स्टोर्स एंड स्पेयर्स, सर से श्री अन्नदा, स्टोर्स एंड सर स्पेयर कहाँ पे है? करंट एसेट्स इन्वेंट्री। वेरी गुड, करंट एसेट्स और इन्वेंट्री। अब श्री अन्नदा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 9 महीने है पर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज्ड 12 महीने है, तो ये बताइए ये करंट एसेट्स होगी या नॉन करंट एसेट्स होगी? करंट, श्री अन्नदा, सर करंट हो गए। वेरी गुड, करंट होगी, वेरी गुड, करंट होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया नॉर्मल आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का होता है। अगर आप विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, नॉर्मल ऑपरेटिंग 12 महीने का है, 12 महीने से नीचे नीचे 12 महीने का पे करते हो तो वो करंट, 12 महीने से ऊपर नॉन करंट। पर अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से नीचे चला जाता है तो आप 12 महीने के हिसाब से डिसाइड करेंगे आइदर करंट और नॉन करंट। बट अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ऊपर चला जाता है, लेट्स से आपका ऑपरेटिंग साइकिल चला गया 15 महीने और आप रियलाइज कर रहे हो 15 महीने में या 14 महीने में या 13 महीने में, तो ये क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स। पर अगर आपका 15 महीने आपका ऑपरेटिंग साइकिल है और आप 16 महीने में रियलाइज कर रहे हो, नॉन करंट। और ये जो आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने होता है, इसे आप 18 महीने करना चाहते हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। किसकी लेनी पड़ती है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की। राइट सचिन, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. तो आपका बताइए, आपकी बैलेंस शीट पूरी याद हो गई? ठीक है, तो अगली क्लास में हम आपका टेस्ट लेंगे, उसके बाद आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का आगे का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और एक बात याद रखना, जो बुधवार नहीं आया कृपा करके शुक्रवार मत आना। अगर वो आ गया शुक्रवार तो मैं उसे क्लास में घुसने नहीं दूंगा, कोई भी चाहे रीज़न हो, मैं उसका कोई रीज़न सुनूंगा नहीं। अगर लेके आओगे फ्राइडे को तो अपने पेरेंट्स के साथ आना, अकेले आ गए तो मैं घुसने नहीं दूंगा, बोल दिया तुम्हारे को। ऑनलाइन दे सकते हैं।